यह लॉकेट मेरी दिवंगत पत्नी का है। मुख्य हॉल में गूंजती इस चीख ने अचानक सभी वार्तालापों को खामोश कर दिया। मुंबई के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति राजवीर सिंह गुस्से से लाल चेहरे के साथ अपनी मेज के पास खड़े थे। उनकी तर्जनी सीधे एक युवा सफाईकर्मी की छाती पर थी। प्रिया हाथ में गंदा कपड़ा लिए कमरे के बीच में जम सी गई। उसे लगा जैसे उसका खून जम गया हो। उसने स्वाभाविक रूप से कपड़ा गिरा दिया और अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन ढक ली, वहां लटके सोने के लॉकेट की रक्षा करते हुए। साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। वह एक कदम पीछे हटते हुए हकलाई। मैं कसम खाती हूं। राजवीर सुन नहीं रहा था। उसने अपने रास्ते में पड़ी एक कुर्सी को लात मारी और एक तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ा। आसपास की मेजों पर बैठे ग्राहक उस आदमी से निकल रहे गुस्से से डरकर पीछे हट गए। मुझसे झूठ मत बोलो, राजवीर ने उसे एक खंभे से सटाते हुए दहाड़ा। मैं इस गहने को 23 साल से ढूंढ रहा हूं। तुम्हें यह कहां से मिला? रेस्टोरेंट के मैनेजर श्री शर्मा घबराए हुए लाल चेहरे के साथ दौड़ते हुए आए। मिस्टर सिंह, कृपया माफ कर दीजिए। श्री शर्मा ने हाथ हिलाते हुए दोनों के बीच में हस्तक्षेप किया। बहुत बहुत माफी। यह लड़की नई है। यह एक अकुशल चोर है। प्रिया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी चली जाओ। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, श्री शर्मा ने प्रिया का हाथ बेरहमी से पकड़ लिया। उसे रसोई में घसीटने की कोशिश कर रहा था। प्रिया दर्द से चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, एक मजबूत हाथ ने मैनेजर की कलाई पकड़ ली और उसे तब तक निचोड़ा जब तक कि उसकी उंगलियां सफेद न हो गईं। यह राजवीर था। उसे छोड़ दो। राजवीर ने धीमी और खतरनाक आवाज में आदेश दिया। अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो मैं कसम खाता हूं कि कल सुबह तक इस व्यवसाय को नष्ट कर दूंगा। श्री शर्मा ने तुरंत लड़की को छोड़ दिया, डर से कांपते हुए, और हाथ ऊपर उठाकर पीछे हट गए। लेकिन मिस्टर सिंह, उसके पास आपका हार है। चुप रहो और जाओ। राजवीर ने उसे बिना देखे झिड़का। राजवीर ने अपना ध्यान प्रिया पर केंद्रित किया। वे इतने करीब थे कि वह उसकी सांसों में महंगे इत्र की महक महसूस कर सकती थी और उसकी भूरी आंखों में कच्चा दर्द देख सकती थी। हार दे दो, उसने हथेली फैलाकर मांग की। अब प्रिया ने सिर हिलाया, गहने को निराशा से पकड़े हुए। यह मेरा है। यह एकमात्र चीज है जो मेरे पास मेरी मां की है। यह मेरे पास तब से है जब मैं एक बच्ची थी। झूठ, राजवीर ने खंभे पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया। मेरी पत्नी ने इसे उस रात पहना था जब वह एक दुर्घटना में मर गई। कोई नहीं बचा, कोई नहीं। राजवीर का गुस्सा बेकाबू लग रहा था, लेकिन उस सोने के लॉकेट में एक सच्चाई छिपी थी जो 23 सालों से दबी हुई थी। प्रिया कांप रही थी, लेकिन एक अजीब गरिमा से प्रेरित होकर उसने घबराई हुई उंगलियों से हुक खोला, उसे उतारा और अरबपति के चेहरे के सामने उठाया, लेकिन उसे सौंपे बिना। अगर आपको लगता है कि मैंने इसे चुराया है तो बताइए कि इस पर क्या लिखा है। उसने टूटी हुई आवाज में चुनौती दी। अगर यह आपका है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या लिखा है। राजवीर जम गया। उसकी सांस रुक गई। उस पर लिखा है। उसकी आवाज अनंत दुख से नरम हो गई। उस पर लिखा है, आर के हमेशा के लिए। उसने धीरे धीरे लॉकेट पलटा। कमरे की रोशनी घिसे हुए सोने पर खुदे अक्षरों पर पड़ी, आर के हमेशा के लिए। राजवीर ने एक घुटती हुई सांस छोड़ी। उसने उसके हाथों से गहना छीन लिया और शिलालेख को बार बार रगड़ा, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि यह असली है। यह असंभव है। उसने अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, तुम्हारी उम्र क्या है? 23। प्रिया ने अपनी खाली गर्दन को रगड़ते हुए जवाब दिया। तुम्हारा जन्मदिन कब है? मुझे ठीक से नहीं पता, उसने स्वीकार किया। मुझे 12 दिसंबर को लावारिस पाया गया था। राजवीर की दुनिया रुक गई। 12 दिसंबर, दुर्घटना की ठीक तारीख, वह तारीख जब उसने अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे को दफनाया था। मेरे साथ आओ, उसने अचानक उसकी कोहनी पकड़ते हुए कहा। अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक घबराई हुई तात्कालिकता थी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। प्रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरा हार वापस दो। राजवीर ने अपना बटुआ निकाला और पास की मेज पर बिना देखे नोटों का एक बंडल फेंक दिया। मैं तुम्हें मुझसे बात करने के लिए 5 करोड़ रुपए दूंगा। 10 मिनट। अगर तुम अभी मेरे साथ आती हो तो 3 करोड़ रुपए। पूरा रेस्टोरेंट सांस रोके हुए था। प्रिया ने बिखरे हुए पैसों को देखा और फिर शहर के सबसे अमीर आदमी की गिड़गिड़ाती आंखों को देखा। 5 करोड़ रुपए, उसने कहा। उसका दिल गले में धड़क रहा था। और जब हम बात कर लेंगे तो आप हार वापस कर देंगे, सौदा पक्का।
राजवीर कोने में अभी भी कांप रहे मैनेजर की ओर मुड़ा। श्री शर्मा, मुझे एक निजी कमरा चाहिए और मैं चाहता हूं कि कोई हमें परेशान न करे। अगर कोई अंदर आता है तो तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जवाब का इंतजार किए बिना राजवीर ने प्रिया को एक आरक्षित गलियारे में धकेल दिया। जैसे ही वे चले, उसने अपना फोन निकाला और कांपती उंगलियों से एक नंबर डायल किया। डॉक्टर वर्मा, यह राजवीर है। तुरंत ताज पैलेस होटल आओ। एक तत्काल डीएनए परीक्षण के लिए उपकरण लाओ। हाँ, तुमने सही सुना। जो कुछ भी कर रहे हो उसे छोड़ दो और आओ। यह जीवन और मृत्यु का मामला है। राजवीर ने धातु के क्लिक के साथ दरवाजे की कुंडी लगा दी, जो छोटे कमरे में एक गोली की तरह गूंज उठी। वह तुरंत ठंडे पसीने से भीगे चेहरे के साथ मुड़ा और काले चमड़े के सोफे की ओर इशारा किया। बैठो, उसने आदेश दिया। प्रिया दीवार से पीठ सटाकर खड़ी रही, मुश्किल से सांस ले रही थी। आपने कहा था कि आप सिर्फ बात करना चाहते हैं, उसने दूरी बनाए रखते हुए जवाब दिया। दरवाजा खोलो, मुझे मेरे 5 करोड़ रुपए चाहिए और मुझे जाना है। राजवीर ने अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी टाई की गांठ ढीली की, जैसे कि वह उसे घोंट रही हो, और एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगा। जब डॉक्टर काम खत्म कर लेंगे तो पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, उसने उसे बिना देखे कहा। अब बोलो, तुमने कहा कि तुम्हें 12 दिसंबर को पाया गया था। कितने बजे? मुझे नहीं पता। प्रिया ने अरबपति की हर हरकत पर नजर रखते हुए जवाब दिया। मैं एक बच्ची थी, मैं समय कैसे जान सकती थी? राजवीर अचानक रुका और उसके पास आया, उसके व्यक्तिगत स्थान पर आक्रमण करते हुए। प्रिया उसकी गर्दन पर उभरी हुई नसें देख सकती थी। तुम्हारी पालक मां ने तुम्हें क्या बताया? उसने तनावपूर्ण आवाज में जोर दिया। उन्होंने तुम्हें कुछ तो बताया होगा, कोई बस ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाता। तुम्हें वहां कौन लाया था? प्रिया हिचकिचाई। वह अपने अतीत के बारे में बात करने से नफरत करती थी, उस कहानी के बारे में जिसने उसे एक अवांछित बच्चे के रूप में परिभाषित किया था। लेकिन उस आदमी के डर ने उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया। श्रीमती डिसूजा ने कहा कि बहुत देर हो चुकी थी। भोर में बहुत तेज बारिश हो रही थी, एक तूफान। राजवीर ने एक फुसफुसाहट में सुधारा। उस रात एक भयानक तूफान था। आगे बोलो। किसी ने अनाथालय की घंटी बजाई, प्रिया ने अपनी आंखें नीचे करते हुए आगे कहा। जब पालक मां ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, बस जमीन पर एक बंडल था, एक गंदी और गीली आदमी की जैकेट में लिपटा हुआ। राजवीर ने प्रिया के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। एक जैकेट? किस तरह की जैकेट? आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, प्रिया ने उसे धक्का देते हुए चिल्लाया। राजवीर ने उसे तुरंत छोड़ दिया, अपने हाथ ऊपर उठाए। हालांकि उसकी आंखें एक बुखार जैसी तीव्रता से चमक रही थीं। माफ करना, आगे बोलो। जैकेट चमड़े की थी, प्रिया ने अपनी बांह रगड़ते हुए कहा। पुरानी, तंबाकू और इंजन के तेल की गंध वाली। पालक मां ने कहा कि यह एक बेघर आदमी या एक मैकेनिक के कपड़े जैसा लग रहा था। एक मैकेनिक? राजवीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग 23 साल पीछे चला गया। उसके सर्कल में कोई मैकेनिक नहीं था, लेकिन दुर्घटना एक पहाड़ी सड़क पर हुई थी, कोई भी गुजर सकता था। और हार? राजवीर ने फिर से आंखें खोलते हुए पूछा। वह जैकेट में था, मैंने उसे पहना हुआ था, प्रिया ने अपनी नंगी गर्दन को छूते हुए कहा। एक डबल गांठ के साथ बहुत कसकर बंधा हुआ था, जैसे किसी को डर था कि यह गिर जाएगा। श्रीमती डिसूजा ने इसे 18 साल की होने तक एक तिजोरी में रखा था। उन्होंने कहा कि यह मेरी एकमात्र विरासत थी। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक ने स्वीकारोक्ति को बाधित किया। खोलो। ये डॉक्टर वर्मा की आवाज है। राजवीर, यह मैं हूं। राजवीर ने दरवाजा जोर से खोला। डॉक्टर वर्मा, मोटे फ्रेम वाले चश्मे पहने एक भूरे बालों वाला आदमी एक मेडिकल बैग लेकर जल्दी से अंदर आया। उसके पीछे मैनेजर श्री शर्मा झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजवीर ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ राजवीर? डॉ वर्मा ने हांफते हुए पूछा। इतना जरूरी क्यों था? तुम्हें चोट लगी है? हमारे लिए एक डीएनए परीक्षण करो, राजवीर ने प्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा। अभी मुझे एक सीधी पितृत्व तुलना चाहिए। डॉक्टर वर्मा ने सफाईकर्मी लड़की को देखा, फिर उद्योगपति को, और अंत में अविश्वास की हंसी में फूट पड़ा। पितृत्व? राजवीर, चलो भी, तुमने पी रखी है, 23 साल हो गए हैं, करो। राजवीर ने डॉक्टर के कोट का कॉलर पकड़ते हुए दहाड़ा। उसके पास कृतिका का लॉकेट है, उसने उसे पहना हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया।
डॉक्टर वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने प्रिया को नई आंखों से देखा। उसके चेहरे की विशेषताओं का पेशेवर आश्चर्य के साथ विश्लेषण कर रहा था। हे भगवान, डॉक्टर वर्मा ने बुदबुदाया। उसकी आंखें हैं। घूरना बंद करो और नमूने लो। राजवीर ने डॉक्टर को सोफे की ओर धकेलते हुए आदेश दिया। डॉक्टर वर्मा ने कांपते हाथों से अपना बैग खोला। 2 रोगाणु रहित रुई के फाहे और कुछ टेस्ट ट्यूब निकाले। कृपया बैठिए मिस, डॉक्टर ने कोमल आवाज में कहा। प्रिया सोफे के किनारे पर अकड़कर बैठ गई। मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए, उसने राजवीर को देखते हुए कहा। अभी 5 करोड़ रुपए। राजवीर ने अपनी चेकबुक और सोने का पेन निकाला, अंकों को काटा और एक आक्रामक स्ट्रोक के साथ हस्ताक्षर किए। उसने चेक फाड़ा और उसे मेज पर रख दिया। 5 करोड़ रुपए, उसने कहा। असुविधा के लिए अब अपना मुंह खोलो। प्रिया ने चेक लिया, राशि की पुष्टि की और उसे अपनी एप्रन की जेब में रख लिया और फिर अपना मुंह खोला। डॉक्टर वर्मा ने एक रुई का फाहा डाला, उसके गाल के अंदरूनी हिस्से को रगड़ा और उसे एक ट्यूब में रख दिया। उसने कुछ सेकंड बाद राजवीर के साथ भी ऐसा ही किया। कितना समय लगेगा? राजवीर ने अपनी ट्यूब को अपनी जेब में रखते हुए पूछा। अगर मैं प्रयोगशाला तकनीशियन को जगाता हूं और उसे 3 गुना भुगतान करता हूं, डॉक्टर वर्मा ने अपनी घड़ी देखते हुए गणना की, लगभग 4 घंटे। लेकिन राजवीर, बहुत अधिक उम्मीद मत करो। संयोग, दुख हमें ऐसी चीजें दिखा सकता है जो वास्तविक नहीं है। इसे प्रयोगशाला में ले जाओ, राजवीर ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं उसके साथ यहीं रहूंगा। क्या? प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। नहीं, सौदा परीक्षण और खत्म होने का था। मुझे जाना है। मेरे पास कल सुबह दूसरी नौकरी है। तुम कहीं नहीं जा रही हो? राजवीर ने अपने शरीर से बाहर निकलने का रास्ता रोकते हुए कहा। अगर तुम वही हो जो मैं सोचता हूं, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी फिर कभी फर्श साफ नहीं करोगी। और अगर नहीं, तो मुझे यह जानना होगा कि तुम्हें वह गहना कैसे मिला। यह अपहरण है। प्रिया ने अपनी जेब में अपना फोन खोजते हुए चिल्लाया। मैं पुलिस को फोन करूंगी। राजवीर ने फोन उसके हाथ से छीन लिया, इससे पहले कि वह उसे खोल पाती। जब मुझे परिणाम मिल जाएंगे तो जिसे चाहो उसे फोन करना, उसने ठंड से कहा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो, मैं तुम्हारी कैदी हूं। प्रिया ने अपनी आंखों में गुस्से के आंसू के साथ सुधारा। राजवीर ने आरोप का खंडन नहीं किया। वह डॉक्टर वर्मा की ओर मुड़ा। जाओ, जैसे ही मशीन विश्लेषण करना समाप्त कर दे, मुझे फोन करना। 1 मिनट भी देर नहीं। डॉक्टर ने सिर हिलाया, लड़की को दया से देखा और कमरे से बाहर भाग गया। राजवीर ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और प्रिया के सामने एक कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ गया। अब राजवीर ने अपनी निगाहें उस पर टिकाते हुए कहा, मुझे उस चमड़े की जैकेट वाले आदमी के बारे में और बताओ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। राजवीर प्रिया को पुलिस स्टेशन नहीं, बल्कि शहर के केंद्र में अपने पेंट हाउस में ले गया। यात्रा शांत और तनावपूर्ण थी। पहुंचने पर सुरक्षा गार्डों ने प्रिया का फोन जब्त कर लिया और निजी लिफ्ट के निकास को अवरुद्ध कर दिया। कोई अंदर या बाहर नहीं जाएगा। राजवीर ने अपने सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया, अगर वह भागने की कोशिश करती है तो उसे रोको, लेकिन उसे चोट मत पहुंचाना। प्रिया ने हाथ बांधकर एक विशाल लिविंग रूम के बीच में खड़ी हो गई, जो एक घर के बजाय एक संग्रहालय जैसा लग रहा था। यह अवैध है, उसने ऊंची आवाज में कहा। आपने मुझे अगवा कर लिया है। जब तक वह फोन नहीं बजता तब तक तुम सुरक्षा में हो। राजवीर ने कांच की मेज पर अपने फोन की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। बैठो। इससे पहले कि प्रिया विरोध कर पाती, लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। एक उत्तम सूट और एक चमड़े के बैग के साथ एक लंबा आदमी दृढ़ कदमों से अंदर आया। वह प्रताप था, प्रताप परिवार का निजी वकील। राजवीर, तुम पागल हो गए हो? प्रताप ने बिना अभिवादन के गोली चलाई। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि तुमने एक कर्मचारी को अगवा कर लिया है। तुम्हें पता है कि इससे क्या स्कैंडलो होगा। अपना मुंह बंद रखो। प्रताप, राजवीर ने बिना मुड़े कहा। बैठो और इंतजार करो। वकील ने प्रिया को घृणा से देखा, उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। यह वह है? प्रताप ने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा। हार वाली लड़की। राजवीर, यह एक क्लासिक घोटाला है। किसी ने तुम्हारे अतीत की जांच की, एक कबाड़ी की दुकान से एक प्रतिकृति खरीदी और इस लड़की को तुम्हारे रास्ते में डाल दिया। मैं धोखेबाज नहीं हूं। प्रिया वकील की ओर एक कदम बढ़ाते हुए चिल्लाई। और हार असली है। ओह हां,
प्रताप ने एक सूखी हंसी निकाली। और तुम कैसे समझाओगी कि एक सफाईकर्मी के पास 1 करोड़ रुपये का गहना है? तुम्हें किसने भुगतान किया? प्रतियोगी, किसी ने मुझे भुगतान नहीं किया। प्रिया राजवीर की ओर मुड़ी। मुझे अनाथालय फोन करने दो, मुझे श्रीमती डिसूजा को फोन करने दो, वह तुम्हें बताएंगी। उन्होंने उस आदमी को स्वीकार किया जिसने मुझे वहां छोड़ा था। राजवीर ने वकील को देखा, फिर प्रिया को। करो। राजवीर ने उसका फोन वापस देते हुए कहा, स्पीकर चालू करो। प्रिया ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। 3 रिंग के बाद एक बूढ़ी आवाज ने जवाब दिया, नूर उल इस्लाम अनाथालय। श्रीमती डिसूजा, यह मैं हूं, प्रिया। उसने फोन के पास आते हुए कहा, मैं मुसीबत में हूं। मुझे आपकी जरूरत है कि आप कुछ लोगों को बताएं कि मैं अनाथालय कैसे पहुंची। कृपया, यह जीवन और मृत्यु का मामला है। दूसरी तरफ एक ठहराव था। प्रिया, क्या हुआ बेटा? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? बस मुझे उस रात के बारे में बताओ जब उन्होंने मुझे पाया। राजवीर मेज पर झुक गया, ध्यान से सुन रहा था। यह 23 साल पहले की बात है। पालक मां की आवाज स्पीकर के माध्यम से चटकने लगी। 12 दिसंबर की तूफानी रात। हमने घंटी सुनी। जब मैंने खोला तो कोई नहीं था, बस एक टोकरी में एक बच्ची एक बड़े चमड़े की जैकेट में लिपटी हुई थी। क्या आपने किसी को देखा? राजवीर ने बेरुखी से बीच में टोका। वह आदमी कौन था? पालक मां ने डर से पूछा। सवाल का जवाब दो, राजवीर ने आदेश दिया। मैंने एक परछाई देखी, श्रीमती डिसूजा ने स्वीकार किया। एक आदमी एक पुराने पिकअप ट्रक की ओर भाग रहा था। वह लंगड़ा रहा था। एक आदमी एक्सप्लान बनते हैं, एक आदमी बात। घायल लग रहा था। जाने से पहले वह कुछ चिल्लाया। उसने क्या चिल्लाया? प्रताप ने पूछा। अब ध्यान दे रहा था। वह चिल्लाया, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे माफ कर दो अल्लाह। और फिर वह चला गया, कभी वापस नहीं आया। कमरा शांत हो गया। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक लंगड़ा आदमी, एक पुराना पिकअप ट्रक। धन्यवाद मैडम, प्रिया ने फुसफुसाया और पालक मां के ओर सवाल पूछने से पहले फोन काट दिया। प्रताप ने अपनी टाई की गांठ ढीली की। असहज लग रहा था। यह कुछ भी साबित नहीं करता है। राजवीर, यह कोई भी हो सकता है। एक खेदजनक पिता जो अपने नाजायज बच्चे को छोड़ रहा है। कृतिका उस रात मर गई, राजवीर ने एक कब्र जैसी आवाज में कहा, और उसका बच्चा गायब हो गया। अगर वह आदमी दुर्घटना स्थल पर था तो या तो उसने उसे बचाया या उसने उसे चुरा लिया। प्रताप ने हमला किया। बहुत अधिक उम्मीद मत करो। अगर डीएनए नकारात्मक है तो मैं इस लड़की पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली के प्रयास के लिए मुकदमा करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि वह अगले 10 साल जेल में बिताएगी। प्रिया ने अपना पेट कस लिया, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा रखा। अगर परिणाम नकारात्मक हैं तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उसने कहा। लेकिन अगर यह सकारात्मक है तो मैं चाहता हूं कि आप घुटनों के बल माफी मांगे। समय दर्दनाक धीमी गति से बीता। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। किसी ने नहीं खाया, किसी ने नहीं पिया। राजवीर बड़ी खिड़की के सामने खड़ा रहा। शहर की रोशनी को घूर रहा था। प्रिया सोफे पर अपने घुटनों को गले लगाते हुए बैठी थी। प्रताप अपने टैबलेट पर दस्तावेजों की जांच कर रहा था, लेकिन घड़ी को देखना बंद नहीं किया। सुबह 3 बजे राजवीर का फोन बजा। उसकी आवाज कमरे की खामोशी में बहरी करने वाली थी। राजवीर धीरे धीरे मुड़ा। स्क्रीन पर डॉ वर्मा का नाम दिख रहा था। राजवीर ने फोन को ऐसे देखा जैसे वह एक बम हो जो फटने वाला हो। प्रिया अपने दिल की धड़कन के साथ खड़ी हो गई। प्रताप ने अपना टैबलेट नीचे रख दिया। राजवीर ने जवाब दिया और स्पीकर चालू कर दिया। बोलो, उसने कहा। डॉक्टर, वर्मा की आवाज थकी हुई लेकिन स्पष्ट थी। मैंने नमूनों की 3 बार जांच की है। राजवीर, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। तो राजवीर ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए जोर दिया। यह एक आदर्श मैच है, डॉक्टर ने कहा। 99, 9%। राजवीर, वह तुम्हारी बेटी है। दुनिया रुक सी गई। प्रताप ने अपना पेन फर्श पर गिरा दिया। प्रिया ने एक सिसकी को दबाने के लिए अपना मुंह हाथ से ढक लिया। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे फोन बंद कर दिया और अपनी आंखें उठाईं। उसकी भूरी आंखें, जो आमतौर पर स्टील की तरह ठंडी और कठोर होती थीं, अब आंसुओं से भरी थीं। उसने 3 लंबे कदमों में कमरा पार किया। प्रिया उसकी निगाहों की तीव्रता से डरकर पीछे हट गई, लेकिन वह नहीं रुका। राजवीर उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ ऐसा जो बड़े उद्योगपति ने किसी के सामने कभी नहीं किया था। तुम जिंदा हो,
उसने एक टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। प्रिया के हाथों को ऐसे पकड़ लिया जैसे वे उसकी जीवन रेखा हो। हे भगवान, तुम जिंदा हो। प्रिया ने उस आदमी को देखा जिससे वह कुछ घंटे पहले डरती थी, अब घुटनों के बल रो रहा था और उसके पैरों पर। सच्चाई ने उसे जोर से मारा। वह अनाथ नहीं थी, वह कोई गलती नहीं थी, वह किसी की बेटी थी। पिताजी शब्द उसके होठों से बिना सोचे समझे निकल गया। अजीब और नया। राजवीर ने अपना चेहरा अपनी बेटी के हाथों में छिपा लिया और 23 साल के जमा हुए दर्द को छोड़ते हुए रोने लगा। प्रताप एक भूत की तरह पीला, अपना बैग उठाया और बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया, यह जानते हुए कि उसने अभी अभी एक ऐसा चमत्कार देखा है जिसका वह खंडन नहीं कर सकता। राजवीर अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछते हुए खड़ा हुआ। एक पल में उसके चेहरे से भेद्यता गायब हो गई और क्रूर उद्योगपति का मुखौटा अपनी जगह पर वापस आ गया। तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत है, राजवीर ने अपना फोन निकालते हुए कहा, और एक सभ्य कमरा। मैं हाउसकीपर को नीला कमरा तैयार करने के लिए फोन करूंगा, यह सबसे बड़ा है। प्रिया, जो अभी भी एक पिता होने के सदमे से उबर रही थी, लड़खड़ाते हुए सोफे से उठी। 1 मिनट रुको, उसने हाथ उठाते हुए कहा। मैं यहां नहीं रहूंगी। राजवीर फोन की स्क्रीन पर अपनी उंगली के साथ अचानक रुक गया। तुमने क्या कहा? मेरे पास एक अपार्टमेंट है, प्रिया ने अपने पिता की तीव्र निगाहों के नीचे छोटा महसूस करते हुए समझाया। मेरे पास करने के लिए चीजें हैं। मुझे अपनी बिल्ली को खाना खिलाना है। मैं सिर्फ इसलिए एक शानदार पेंट हाउस में नहीं जा सकती क्योंकि एक कागज का टुकड़ा कहता है कि हम खून साझा करते हैं। वह कागज कहता है कि तुम एक प्रताप हो। राजवीर उसके पास आते हुए बोला, और प्रताप परिवार दक्षिण मुंबई में किराए के अपार्टमेंट में नहीं रहता है। तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारी संपत्तियों में से एक नहीं हूं। प्रिया पीछे हटते हुए चिल्लाई, मैं तुम्हारे बिना 23 साल तक जीवित रही। मुझे अब अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। कमरे में तनाव बढ़ गया। राजवीर ने अपना झबड़ा भींच लिया। उसकी आज्ञाओं का बिना विरोध के पालन करने का आदि। यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह सुरक्षा के बारे में है, उसने धीमी आवाज में कहा। सोचो प्रिया, मेरी पत्नी एक कार दुर्घटना में मर गई, जिसे पुलिस ने एक दुर्घटना कहा। उन्होंने कहा कि कोई नहीं बचा, कि कार पूरी तरह से जल गई थी। प्रिया ने अपने शरीर में सिहरन महसूस की। और तुम यहां हो? राजवीर ने उसकी ओर इशारा करते हुए आगे कहा, बिना किसी महत्वपूर्ण जलन के जीवित, जिसका मतलब है कि पुलिस रिपोर्ट में झूठ बोला गया था, जिसका मतलब है कि किसी ने तुम्हें उस कार से बाहर निकाला था इससे पहले कि वह फट जाती और तुम्हें एक अनाथालय में छिपा दिया। राजवीर बड़ी खिड़की पर गया, अंधेरी आंखों से रात के शहर को घूर रहा था। कोई जानता था कि तुम जीवित हो और मुझे नहीं बताया। किसी ने तुम्हें मेरी बाहों से चुरा लिया। जब तक मुझे पता नहीं चलता कि कौन और क्यों, तुम इस घर से बिना अंगरक्षक के बाहर नहीं जाओगी। प्रिया चुप रही। राजवीर का तर्क भयावह था लेकिन अकाट्य था। अगर उसकी मां उस आग में मर गई तो उसे किसने बचाया, और वह बचाने वाला क्यों छिपा? मुझे मेरे घर जाना है, प्रिया ने जोर दिया, लेकिन नरम आवाज में। मेरे पास अनाथालय से मेरे दोस्तों की तस्वीरें हैं। मेरे पास एक डायरी है जिसे मैंने तब लिखना शुरू किया था जब मैं एक बच्ची थी। मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकती। राजवीर ने एक सांस ली और कठोरता से एक बार सिर हिलाया। ठीक है, हम कल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे अंगरक्षक के साथ जाओगी और मेरे साथ वापस आओगी। सहमत हो? प्रिया ने हाथ बांधकर स्वीकार किया। लेकिन मुझे ज्योति मत बुलाओ। मैं प्रिया हूं, यह मेरा नाम है। तुम्हारा नाम वह है जो तुम्हारी मां ने मरने से पहले चुना था। राजवीर ने अपने बटुए से एक पुरानी तस्वीर निकालते हुए धीरे से कहा, वह तुम्हें ज्योति बुलाना चाहती थी। उसने तस्वीर दी। प्रिया ने उसे कामपति उंगलियों से लिया। यह एक युवा महिला की एक धुंधली तस्वीर थी जो काले बालों और उन्हीं शहद भूरी आंखों के साथ हंस रही थी जो प्रिया हर सुबह आईने में देखती थी। समानता निर्विवाद थी। प्रिया ने अपना गला घुटता हुआ महसूस किया। ज्योति। उसने नाम को आजमाते हुए फुसफुसाया। यह अजीब लगा, लेकिन यह घर जैसा भी लगा। राजवीर ने उसे और अधिक भावुकता के लिए समय नहीं दिया। वह दरवाजे की ओर मुड़ा जहां उसका सुरक्षा प्रमुख इंतजार कर रहा था। कल सुबह जल्दी के लिए कार तैयार करो और जासूस रमन को फोन करो। मैं चाहता हूं कि वह नाश्ते के लिए आए। एक जासूस? प्रिया ने तस्वीर से अपनी आंखें उठाते हुए पूछा। प्रांत का सबसे अच्छा निजी अन्वेषक,
राजवीर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम उस दुर्घटना के मामले को फिर से खोलने जा रहे हैं। हम 23 साल पहले कहे गए हर झूठ को खोद निकालेंगे। अगली सुबह पेंट हाउस का डाइनिंग रूम गतिविधि से भरा था। जासूस रमन, गाल पर एक निशान और एक ऐसे आदमी की तरह दिखने वाला जो एक हफ्ते से सोया नहीं था, काली कॉफी पीते हुए ध्यान से सुन रहा था। यह एक अविश्वसनीय कहानी है, मिस्टर सिंह। जासूस रमन ने मेज पर डीएनए परिणामों को देखते हुए कहा। हां, अगर मिस ज्योति उस कार में थी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बकवास है। मैं जानना चाहता हूं कि घटना स्थल पर कौन था। राजवीर ने आदेश दिया। मैं उस रात आए सभी पुलिसकर्मियों, अग्निशामकों और पैरामेडिक्स के नाम चाहता हूं, और मैं उस चमड़े की जैकेट वाले आदमी को खोजना चाहता हूं। भूत, प्रिया ने बुदबुदाया, जो मेज के पार बैठी थी, ब्रांडेड कपड़ों में असहज थी, जो राजवीर ने उसके लिए मंगवाए थे। पालक मां ने कहा कि वह लंगड़ा था। जासूस रमन ने उस विवरण को अपनी किताब में नोट कर लिया। एक लंगड़ा बेघर आदमी, एक पहाड़ी सड़क पर एक तूफान के बीच में, चमड़े की जैकेट के साथ। जासूस ने दोहराया, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। अचानक प्रिया का फोन, जिसे राजवीर ने वापस कर दिया था, मेज पर कंपन करने लगा। यह एक अज्ञात नंबर से एक टेक्स्ट संदेश था। प्रिया ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी, उसने डर के कारण स्वाभाविक रूप से उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा। राजवीर तुरंत उसकी ओर झुक गया। क्या हुआ? प्रिया ने अपनी स्क्रीन दिखाई। संदेश छोटा और क्रूर था। जब तक हो सके अपने नए जीवन का आनंद लो। जो रहस्य मर चुके हैं, उन्हें मर ही रहना चाहिए। राजवीर ने संदेश पढ़ा और उसका चेहरा एक जानलेवा गुस्से के मुखौटे में बदल गया। नंबर संदा। उसने प्रिया के हाथ से फोन छीन लिया और उसे जासूस को दे दिया। इस नंबर को ट्रैक करो, राजवीर ने गुर्राया। अभी। जासूस रमन ने स्क्रीन को देखा और अपने उपकरण निकालते हुए उछल पड़ा। यह हमारे संदेह की पुष्टि करता है, मिस्टर सिंह, जासूस ने भारी आवाज में कहा। कोई देख रहा है और वे आपकी बेटी के प्रकट होने से खुश नहीं है। प्रिया ने अपने पिता को देखा। अपने चारों ओर बंद सोने के पिंजरे का भार महसूस कर रही थी। यह अब केवल पहचान का मामला नहीं था, अब यह एक शिकार था। जासूस रमन ने एक जोरदार आवाज के साथ अपना लैपटॉप बंद कर दिया। आवाज ने प्रिया को उसकी कुर्सी पर उछाल दिया। संदेश का सिग्नल एनक्रिप्टेड है, जासूस रमन ने अपने गाल पर निशान रगड़ते हुए कहा। जिस किसी ने भी वह धमकी भेजी है, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। यह कोई साधारण गुंडा नहीं है, मिस्टर सिंह, यह पेशेवर है। राजवीर ने मेज पर मुक्का मारा, जिससे नाश्ते के चीनी मिट्टी के बर्तन खनक उठे। मुझे परवाह नहीं है कि वह भूत है, राजवीर ने गुर्राया। मैं जानना चाहता हूं कि 23 साल पहले उस सड़क पर कौन था। चलो चलें। कहां? प्रिया ने खड़े होते हुए पूछा। जहां यह सब शुरू हुआ था, राजवीर ने अपना कोट उठाते हुए जवाब दिया। पहाड़ी सड़क पर। बख्तरबंद एसयूवी में यात्रा तेज और शांत थी। राजवीर का सुरक्षा काफिला पहाड़ी सड़क के खतरनाक मोड़ों से एक काले धातु के सांप की तरह गुजरा। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उसे मिथली महसूस होने लगी। चीड़ के पेड़ धुंधले, ऊंचे और काले होकर गुजर गए। कार एक परित्यक्त आरामगाह पर रुकी, जो केवल एक जंग लगी धातु की बाड़ से सुरक्षित थी। हवा तेज चल रही थी, सुरक्षा गार्डों के कोटों को हिला रही थी, जो परिधि को सुरक्षित करने के लिए पहले बाहर निकले थे। राजवीर कार से उतरा और प्रिया को उतरने में मदद की। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वे खाई के किनारे तक चले गए। नीचे, सैकड़ों मीटर नीचे, एक जले हुए जंगल का कंकाल दिखाई दे रहा था, जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। यह वह जगह है, राजवीर ने हवा से घुटती हुई आवाज में कहा। रात के 11 बजे, तेज बारिश। एक ट्रक हमारी लेन में घुस आया। मैंने नियंत्रण खो दिया। प्रिया ने खाई में देखा। आग के आतंक के पतन की कल्पना करते हुए मैं इससे कैसे बच सकती थी, उसने एक फुसफुसाहट में पूछा। यही हम पता लगाने जा रहे हैं, जासूस रमन ने अपने हाथ के नीचे एक मोटी फाइल के साथ पास आते हुए कहा। मिस्टर सिंह, मैंने यात्रा के दौरान मूल शव परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की है। कुछ मेल नहीं खाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? राजवीर ने तेजी से मुड़ते हुए पूछा। जासूस रमन ने फाइल खोली और एक पीला कागज निकाला। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने लिखा है कि शरीर इतना जल गया था कि दृश्य पहचान असंभव थी। उन्होंने दंत रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन यह देखो, श्रोणि परीक्षा में गर्भावस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
राजवीर ने उसके हाथ से कागज छीन लिया। उन्होंने कहा कि आग ने सब कुछ जला दिया था, आग हड्डियों को नहीं मिटाती है। मिस्टर सिंह, जासूस रमन ने बीच में टोका, अगर बच्चा उसके शरीर के अंदर मर गया होता तो उन्हें भ्रूण के अवशेष, एक कंकाल, कुछ मिलता, लेकिन रिपोर्ट खाली है, जिसका मतलब दो में से एक बात है, या तो फॉरेंसिक विशेषज्ञ अक्षम था, या किसी ने उसे दूसरी तरफ देखने के लिए भुगतान किया था, या उसने मरने से पहले जन्म दिया था। प्रिया ने नीचे जंगल पर अपनी आंखें टिकाते हुए कहा, चमड़े की जैकेट वाला आदमी, उसने मुझे बाहर निकाला, हमें नीचे जाना होगा। राजवीर ने रस्सियों को निकालने के लिए ट्रंक की ओर चलते हुए कहा, मैं सटीक स्थान देखना चाहता हूं मिस्टर सिंह, खतरनाक है। जासूस रमन ने चेतावनी दी, लेकिन मेरे पास एक बेहतर सुराग है। पुलिस रिपोर्ट में एक लगभग अपठनीय फुटनोट है। उसी रात एक स्थानीय नर्स का फोन आया। एक नर्स। राजवीर रुक गया। हाँ, श्रीमती मरियम। वह बगल के गांव के एक गांव के क्लिनिक में काम करती थी। उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फोन किया था, जो चिकित्सा आपूर्ति चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस आपकी दुर्घटना में बहुत व्यस्त थी और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह महिला कहां रहती है? राजवीर ने रस्सी को वापस कार में फेंकते हुए पूछा। अभी भी जीवित है? जासूस रमन ने अपने नोट्स की जांच करते हुए कहा, वह यहां से 20 किमी दूर एक वृद्धाश्रम में रहती है। चलो। राजवीर ने प्रिया को धीरे से कार में धकेलते हुए आदेश दिया, मैं उससे बात करना चाहता हूं, इससे पहले कि जिस किसी ने भी वह संदेश भेजा है उसे पता चले कि हम जांच कर रहे हैं। आधे घंटे बाद वे हैप्पी सेंटोसा वृद्धाश्रम की लॉबी में दाखिल हुए। जगह कीटाणुनाशक और दवाओं की गंध से भरी थी। राजवीर ने रिसेप्शनिस्ट का इंतजार नहीं किया, वह सीधे दिन के कमरे में चला गया। उसके पीछे जासूस रमन और प्रिया थे। उन्होंने श्रीमती मरियम को एक खिड़की के सामने एक व्हील चेयर में बैठे हुए पाया। एक अंतहीन स्कार्फ बुन रही थी। वह एक बहुत बूढ़ी महिला थी, जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और हाथ गांठदार थे। श्रीमती मरियम, जासूस रमन ने उसके बगल में घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। महिला ने बुनना बंद कर दिया और उसे पानीदार लेकिन स्पष्ट आंखों से देखा। मैं अब नर्स नहीं हूं बेटा, मेरे पास दवाएं नहीं हैं, हम दवाओं के लिए नहीं आए हैं, राजवीर ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी उपस्थिति ने कमरे को भर दिया। हम 12 दिसंबर 23 साल पहले की रात के बारे में पूछने आए हैं। प्रताप परिवार की दुर्घटना की रात। बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे और उसने अपनी बुनाई की सुइयां गिरा दी। उस उद्योगपति की दुर्घटना, उसने बुदबुदाया। पहाड़ पर आग। आपने उस रात पुलिस को फोन किया था। जासूस रमन ने जोर दिया। आपने कहा कि आपने एक आदमी को देखा था। किसी ने मेरी नहीं सुनी। श्रीमती मरियम ने एक पुरानी कड़वाहट के साथ कहा। उन्होंने कहा कि यह एक शराबी बेघर आदमी था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। आपने क्या देखा मैडम? प्रिया ने पास आते हुए पूछा। वह बूढ़ी औरत की आंखों के स्तर पर आने के लिए झुकी और उसका हाथ पकड़ लिया। कृपया हमें बताएं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती मरियम ने प्रिया को देखा, अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसे कि एक दूर की छवि पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हो। तुम उसकी तरह दिखती हो? बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया, अखबार की तस्वीर में महिला के साथ। मुझे उस आदमी के बारे में बताओ, राजवीर ने अधीरता से जोर दिया। श्रीमती मरियम ने एक सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। वह क्लिनिक में पीछे के दरवाजे से आया। वह भीगा हुआ था। धुएं और जले हुए खून की गंध आ रही थी। उसने एक बड़ी चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी। वह क्या चाहता था? जासूस रमन ने पूछा। वह पैसे नहीं चाहता था, श्रीमती मरियम ने कहा। वह सिलाई के धागे और दूध चाहता था। दूध? दोहराया। राजवीर ने अपना पेट कस लिया। शिशु फार्मूला दूध, श्रीमती मरियम ने स्पष्ट किया। वह हताश था, वह रो रहा था, उसके हाथ जल गए थे। मैंने उसे वह दिया जो उसने मांगा और उसे अस्पताल जाने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वह नहीं जा रहा था। सकता कि वे उसे ले लेंगे। किसे ले लेंगे? प्रिया ने पूछा। छोटी लड़की, श्रीमती मरियम ने जवाब दिया। उसने कहा कि उसे बच्चे को बचाना है क्योंकि उसकी मां स्वर्ग चली गई है। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसुओं से लड़ रहा था। यह सच था, कृतिका ने जन्म दिया था। कृतिका यह जानकर मर गई कि उसकी बेटी जीवित है। क्या आप जानती हैं कि वह आदमी कौन था? जासूस, रमन ने अपनी किताब निकालते हुए पूछा। क्या उसने अपना नाम बताया? नहीं, श्रीमती मरियम ने सिर हिलाया। लेकिन मैं उसे शक्ल से जानती थी।
वह जंगल में परित्यक्त झोपड़ियों में रहने वाले बेघरों में से एक था। वे उसे लंगड़ा मंगेश कहते थे। मंगेश। राजवीर ने उस नाम को अपनी याद में एक फैसले की तरह उकेरते हुए दोहराया। क्या आप जानती हैं कि वह अब कहां है? वह उस रात के बाद गायब हो गया, बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन वह कभी कभी काउंटी के दूसरी तरफ एक पुराने गोदाम में काम करता था। अगर वह अभी भी जीवित है तो शायद वहां कोई उसे याद करता हो। अचानक कांच टूटने की आवाज ने बातचीत को बाधित कर दिया। एक कागज में लिपटा एक पत्थर कमरे की खिड़की से घुस आया। राजवीर के पैरों पर आकर गिरा। सुरक्षा गार्ड अंदर भागे, अपने हथियार निकाल रहे थे। झुको। जासूस रमन ने प्रिया को फर्श पर धकेलते हुए चिल्लाया। राजवीर नहीं हिला। वह झुका और पत्थर उठाया। उसने गुस्से से भरे हाथों से कागज खोला। उसमें क्या लिखा है? आ आ आ। प्रिया ने फर्श से कांपते हुए पूछा। राजवीर ने नोट को जोर से पढ़ा, एक ऐसी आवाज में जो बदला लेने का वादा कर रही थी। राख में मत खेलो, नहीं तो तुम भी उसके साथ जल जाओगे। वे हमारा पीछा कर रहे थे। जासूस रमन ने टूटी हुई खिड़की से खाली सड़क को देखते हुए कहा। अच्छा। राजवीर ने कागज को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा। इसका मतलब है कि वे डर गए हैं। चलो गोदाम चलते हैं, हम मंगेश को उनसे पहले ढूंढ लेंगे। सुरक्षा काफिला दक्षिण मुंबई के प्रवेश द्वार पर रुका। मुंबई का सबसे वंचित क्षेत्र। यहाँ की इमारतें कांच के गगनचुंबी इमारतें नहीं थीं, बल्कि टूटी हुई खिड़कियों और फीके भित्ति चित्रों के साथ ग्रे ईंटों के ब्लॉक थे। राजवीर ने घृणा के साथ रंगीन खिड़की से बाहर देखा। यह जगह एक भूल भुलैया है। जासूस रमन ने कहा। हम कहां से शुरू करें? गोदाम 10 साल पहले बंद हो गया था। जासूस ने एक कागज के नक्शे की जांच करते हुए जवाब दिया। अब यह बेघरों के लिए एक आपातकालीन आश्रय है। अगर मंगेश अभी भी जीवित है तो वह वहीं होगा। अंदर जाओ, उसे बाहर निकालो और जाओ। राजवीर ने दरवाजा खोलते हुए आदेश दिया। रुको। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम इस तरह के कपड़ों में वहां नहीं जा सकते। राजवीर ने अपने महंगे सूट और अपनी शानदार घड़ी को देखा। तो तुम क्या सुझाव देती हो? मुझे भेस बदलना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। मेरा सुझाव है कि मुझे बात करने दो। प्रिया कार से उतरते हुए बोली। तुमसे पैसे और पुलिस की बू आती है। अगर तुम जवाब मांगते हुए वहां जाओगे तो वे एक सीप की तरह बंद हो जाएंगे। मैं इन लोगों को जानती हूं, मैं उनकी तरह रही हूं। राजवीर हिचकिचाया, लेकिन जासूस रमन ने सिर हिलाया। लड़की सही कह रही है मिस्टर सिंह, आपकी उपस्थिति अधिकार चिल्लाती है। यहां वे अधिकार से नफरत करते हैं। दल संकरी गलियों से पैदल आगे बढ़ा। हवा में जलते हुए कचरे और नमी की गंध थी। पुरुषों का एक समूह एक दीवार पर पासा खेल रहा था। राजवीर और उसके अंगरक्षकों को देखकर वे रुक गए और जमीन पर थूक दिया। खोए हुए पर्यटक, उनमें से एक ने पूछा। गर्दन पर टैटू वाला एक आदमी ने रास्ता रोक दिया। गुजरने के लिए भुगतान महंगा है। राजवीर के अंगरक्षकों ने अपने सूट के नीचे अपने हथियारों पर हाथ रखे। एक पल में तनाव बढ़ गया। रास्ते से हटो, राजवीर ने बर्फीली ठंडी आवाज में चेतावनी दी। या क्या अपने पापा को बुलाओगे? उस आदमी ने एक चाकू निकालते हुए ताना मारा। इससे पहले कि राजवीर प्रतिक्रिया कर पाता, प्रिया आगे बढ़ी, अपने पिता को एक आश्चर्यजनक ताकत से पीछे धकेलते हुए और टैटू वाले आदमी का सामना किया। उसे रख लो जग्गू, उसने दृढ़ आवाज में कहा। वह आदमी भ्रमित होकर पलक झपकाया। तुम मेरा नाम जानती हो? मैं उस ढाबे को साफ करती हूं जहां तुम हर शुक्रवार को शराब पीते हो। प्रिया ने हाथ बांधकर कहा। मुझे पता है कि तुम्हारी एक बीमार बेटी ब्लॉक 4 में है और मुझे पता है कि अगर तुमने इस आदमी को छुआ तो पुलिस आएगी और इस झुग्गी से कुछ भी नहीं बचेगा। तुम अपनी बेटी के लिए यह चाहती हो? जग्गू ने धीरे धीरे अपना चाकू नीचे किया। प्रिया को पहचान से देख रहा था। सफाई वाली लड़की, तुम इन गिद्धों के साथ क्या कर रही हो? मैं मंगेश को ढूंढ रही हूं, प्रिया ने अपमान को नजरअंदाज करते हुए कहा। लंगड़ा, उन्होंने कहा कि वह पुराने गोदाम में है। मुझे उससे मिलना है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है। जग्गू। वह आदमी हिचकिचाया। राजवीर की जेब से झांक रहे पैसे पर एक नजर डाली, लेकिन फिर प्रिया की गिड़गिड़ाती आंखों को देखा। मंगेश एक भूत है, जग्गू ने गुर्राया। वह किसी से बात नहीं करता है। वह पश्चिमी क्षेत्र में गोदाम के निगरानी टॉवर में रहता है। लेकिन सावधान रहना, उसके पास एक बंदूक है और उसे मेहमान पसंद नहीं है। धन्यवाद, प्रिया ने कहा। जैसे ही वे गुजरे, राजवीर ने अपनी बेटी को आश्चर्य और सम्मान के मिश्रण से देखा। तुम्हें यह कैसे पता था?
उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम वित्तीय रिपोर्ट पढ़ती हो? मैं लोगों को सुनती हूं। प्रिया ने बिना रुके जवाब दिया। चलो। वे 20 मिनट बाद पुराने गोदाम में पहुंचे। यह जंग लगे धातु की एक विशाल संरचना थी जो एक टूटी हुई बाड़ से घिरी हुई थी। दीवारों में छेदों से हवा सीटी बजा रही थी। जासूस रमन, तुम और तुम्हारे आदमी परिधि को सुरक्षित करो, राजवीर ने आदेश दिया। प्रिया और मैं टॉवर पर चढ़ेंगे। खतरनाक है साहब, जासूस रमन ने विरोध किया। वह मेरी बेटी है और वह मेरी गवाह है, राजवीर ने कहा। कोई और नहीं चढ़ेगा। वे गोदाम के अंधेरे में दाखिल हुए। फर्श मलबे से भरा था। वे एक धातु की सीढ़ी पर चढ़े जो हर कदम पर उनके पैरों के नीचे चरमरा रही थी। एक बंद स्टील के दरवाजे के सामने ऊपरी लैंडिंग पर पहुंचने पर राजवीर ने उसे अपने पीछे रहने का इशारा किया। उसने अपनी उंगलियों से दरवाजा खटखटाया। मंगेश, राजवीर चिल्लाया, मुझे पता है कि तुम वहां हो, खोलो। कोई जवाब नहीं था, केवल हवा की आवाज। मंगेश, राजवीर ने जोर दिया, मैं पुलिस नहीं हूं। मैं 23 साल पहले की दुर्घटना के बारे में बात करने आया हूं। मैं उस बच्चे के बारे में बात करने आया हूं जिसे तुमने बचाया था। दरवाजे के पीछे से एक बंदूक को कॉक करने की अचूक आवाज आई। चले जाओ। अंदर से एक कर्कशॉट टूटी हुई आवाज आई। बात करने के लिए कुछ नहीं है। मरे हुए लोग मरे ही रहते हैं। राजवीर ने प्रिया को देखा। उसने सिर हिलाया और दरवाजे के पास गई। हर कोई नहीं मरा है, मंगेश। प्रिया ने अपना माथा ठंडे धातु पर टिकाते हुए कहा, मैं जीवित हूं। मैं चमड़े की जैकेट वाली बच्ची हूं। मैं वह बच्चा हूं जिसे आपने अनाथालय में छोड़ा था। एक लंबी और भारी खामोशी थी, फिर अनियमित लड़खड़ाते कदमों की आवाज। एक लंगड़ा, झूठ आवाज फुसफुसाई, अब करीब। वह मर गई। मैंने उसे मरते देखा। मेरे पास हार है, प्रिया ने अपने ब्लाउज के कॉलर से लॉकेट निकालते हुए कहा। मेरे पास लॉकेट है, मेरी मां का। दरवाजा खोलो कृपया, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। कुंडी धीरे धीरे चली। दरवाजा एक दर्दनाक चीख के साथ खुला। धुंध हल्के में एक सफेद दाढ़ी और चित्थड़े कपड़ों वाले एक बूढ़े आदमी ने उन्हें एक पुरानी बंदूक से निशाना बनाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब उसकी आंखें प्रिया पर पड़ी, उसके चेहरे पर, उसकी शहद भूरी आंखों पर, तो बंदूक उसके हाथों से फिसल गई और एक जोरदार धमाके के साथ फर्श पर गिर गई। मंगेश घुटनों के बल गिर पड़ा, एक छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था। हे भगवान, बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा ढकते हुए रोया। हे भगवान, यह तुम हो, तुम्हारा चेहरा है। तुम्हारे पास उस महिला का चेहरा है जिसे मैं नहीं बचा सका। राजवीर ने बंदूक को अपने पैर से एक तरफ कर दिया। फिर प्रिया को आश्चर्यचकित करते हुए वह झुका और बूढ़े आदमी को खड़ा होने में मदद की। राजवीर के आंदोलन में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक हताश तात्कालिकता थी। क्यों? राजवीर ने मंगेश के कंधों को पकड़ते हुए पूछा। तुमने उसे क्यों ले लिया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह जीवित है? मंगेश ने आतंक से भरी आंखों से ऊपर देखा, क्योंकि वे देख रहे थे। बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया, काली कार वाले लोग, वे जिन्होंने दुर्घटना का कारण बना, वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी वहां से जीवित न निकले। अगर मैं पुलिस के पास जाता तो वे हम दोनों को मार डालते। राजवीर ने मंगेश के गंदे शर्ट का कॉलर पकड़ लिया, उसे निराशा से पैदा हुई ताकत से जमीन से ऊपर उठा दिया। कौन लोग? राजवीर ने मांग की। वे कौन थे? मंगेश कांप रहा था। उसकी आंखें स्टील के दरवाजे पर टिकी हुई थीं, जैसे कि अतीत के भूत किसी भी क्षण प्रवेश करने वाले हों। उनके चेहरे नहीं थे। बूढ़े आदमी ने हकलाया। उन्होंने फेस मास्क पहने हुए थे। वे बिना लाइट के, बिना नंबर प्लेट के एक काली सेडान चला रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं एक पुल के नीचे छिपा हुआ था। उन्होंने नियंत्रण नहीं खोया था। मिस्टर सिंह, उन्होंने आपको टक्कर मारी। उन्होंने आपको खाई में धकेल दिया। प्रिया ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। राजवीर ने मंगेश को छोड़ दिया, पीछे हट गया जैसे कि एक शारीरिक प्रहार मिला हो। यह हत्या थी। राजवीर ने फुसफुसाया, कोई दुर्घटना नहीं। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। वे तुम्हें खत्म करने के लिए कार से नीचे उतरे। मंगेश ने तेजी से बोलते हुए आगे कहा, उन शब्दों को उगलते हुए जिन्हें उसने 23 सालों से रोक रखा था। लेकिन आपकी कार में आग लग रही थी। उन्होंने सोचा कि कोई भी उस नरक से नहीं बच सकता। वे हंसे और चले गए। और मेरी मां? प्रिया बूढ़े आदमी के पास आते हुए पूछी। कैसे? मैं वहां से कैसे निकली? मंगेश ने उसे एक दर्दनाक कोमलता से देखा। वह टक्कर से नहीं मरी। तुम्हारी मां एक शेरनी थी।
टूटे हुए पैर के साथ, जले हुए शरीर के साथ। वह पेट्रोल टैंक के फटने से पहले रेंग गई। बूढ़े आदमी ने गोदाम की दीवारों के माध्यम से एक काल्पनिक जंगल की ओर इशारा किया। मैंने उसे सड़क से आधा किलोमीटर दूर एक पुरानी शिकारी की झोपड़ी में पाया। वह चिल्ला रही थी, लेकिन दर्द से नहीं, वह जन्म दे रही थी। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी मुट्ठी को तब तक भींच लिया जब तक कि उसकी उंगलियां सफेद न हो गईं। हे भगवान, कृतिका। उसके पास कुछ नहीं था। मंगेश ने अपनी गंदी दाढ़ी पर आंसू बहाते हुए कहा, बस एक जंगल का चाकू और कुछ पुराने कंबल। उसने मुझे उसकी मदद करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा, अगर मैं अपने बच्चे को बचाती हूं तो मुझे मरने की परवाह नहीं है। और उसने किया। उसने तुम्हें गंदगी और खून के बीच दुनिया में लाया, जबकि बाहर एक तूफान चल रहा था। प्रिया ने अपनी गर्दन पर लॉकेट को छुआ, इतिहास का भार महसूस कर रही थी। उसने मुझे यह हार दिया, उसने कहा। उसने मुझे यह दिया, मंगेश ने सुधारा। जाने से ठीक पहले उसने मुझसे तुम्हें बहुत दूर ले जाने का वादा करवाया। उसने कहा कि अगर उन्हें पता चला कि वह जीवित है तो वे वापस आएंगे। उसे एक ऐसी जगह छिपाओ जहां पैसा नहीं मिल सकता। मंगेश ने राजवीर को देखा। इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं गया, सरकार की अब देखा मुन्हे के पास में रहा था। मिस्टर सिंह, मैंने सोचा कि आप मर चुके हैं, और मैंने सोचा कि अगर मैंने बच्चे को सिस्टम को सौंप दिया तो काली कार वाले लोग उसे ढूंढ लेंगे। अनाथालय ही एकमात्र सुरक्षित स्थान था, एक गुमनाम स्थान। तुमने मेरी बेटी को चुरा लिया, राजवीर ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा। हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा और कृतज्ञता का मिश्रण था, लेकिन तुमने उसकी जान बचाई। अचानक जासूस रमन का रेडियो, जो चुपचाप उनके पीछे चढ़ गया था, तेज स्थैतिक आवाज के साथ जीवंत हो उठा। बॉस, एक सुरक्षा गार्ड की आवाज चिल्लाई, हमारे पास मेहमान आए हैं। मुख्य सड़क से 3 एसयूवी आ रही थीं। उन्होंने अपनी लाइटें बंद कर दी थीं। राजवीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अतीत का दर्द वर्तमान के खतरे से बदल गया। क्या यह पुलिस है? उसने पूछा। नकारात्मक, रेडियो ने जवाब दिया। वे लंबी बंदूकें ले जा रहे हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता रोक रहे हैं। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। मंगेश ने टॉवर के अंधेरे में पीछे हटते हुए कराह उठा। मैंने तुमसे कहा था कि मत आओ। मैंने तुमसे कहा था कि वे वापस आएंगे। जासूस रमन, मेरी बेटी को यहां से बाहर निकालो। राजवीर ने अपनी पीठ के पीछे अपने सूट के नीचे छिपी एक पिस्तौल निकालते हुए आदेश दिया। उसे पीछे से ले जाओ। मैं पिताजी के बिना नहीं जाऊंगी। प्रिया अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाई। मैंने तुम्हें अभी अभी पाया है। बिल्कुल। राजवीर ने उसे एक भयंकर तीव्रता से देखा। और मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। फर्श पर जासूस रमन ने प्रिया और मंगेश को जमीन पर धकेलते हुए चिल्लाया। 1 सेकंड बाद टॉवर की खिड़की का कांच टुकड़ों में टूट गया। एक स्नाइपर की गोली की आवाज हवा में गूंज उठी। उसके बाद एक गोली की सीटी जो राजवीर के सिर से कुछ सेंटीमीटर दूर धातु की दीवार में धंस गई। वे गोली मार रहे हैं, जासूस रमन ने सीढ़ियों की ओर रेंगते हुए चिल्लाया। हमें तहखाने में उतरना होगा। मंगेश, रास्ता दिखाओ। मालवाहक लिफ्ट, बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा। एक पुरानी मालवाहक लिफ्ट है जो एक सुरंग में उतरती है। चलो। राजवीर ने अपनी वापसी को कवर करने के लिए टूटी हुई खिड़की की ओर 2 बार गोली चलाते हुए आदेश दिया। दल एक जंग लगे मालवाहक लिफ्ट प्लेटफॉर्म की ओर भागा। गोलियां गोदाम के धातु पर घातक ओलों की तरह टकरा रही थीं। नीचे दरवाजे टूटने और विदेशी भाषा में आदेश चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे कौन हैं? प्रिया ने मंगेश का हाथ पकड़ते हुए पूछा। जैसे ही प्लेटफॉर्म धातु की चीख के साथ नीचे उतरा, राजवीर ने एक सटीक और ठंडी चाल के साथ अपनी बंदूक फिर से भरी। वही लोग जिन्होंने तुम्हारी मां को मारा था, उसने एक ऐसी नजर से कहा जो भयानक हिंसा का वादा करती थी। और इस बार मैं शिकार नहीं बनूंगा। मालवाहक लिफ्ट एक झटके के साथ सीमेंट के फर्श से टकराई, जिससे प्रिया के दांत किटकिटा गए। धूल एक घुटन भरे बादल में उठी। चलो। राजवीर ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए और उसे सुरंग के अंधेरे में खींचते हुए चिल्लाया। जासूस रमन, हमें कवर करो। जासूस रमन पीछे रह गया। लिफ्ट शाफ्ट की ओर गोलीबारी कर रहा था, जबकि हमलावरों की टॉर्च की रोशनी केबलों के माध्यम से नीचे आने लगी। जाओ। जासूस रमन दहाड़ा। मैं उन्हें यहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजवीर ने विरोध किया। तुम्हें अपनी बेटी को बाहर निकालना होगा। जासूस रमन ने अपनी बंदूक फिर से भरते हुए जवाब दिया। भागो। राजवीर ने धीरे से शाप दिया, लेकिन वह जानता था
कि जासूस सही था। उसने मंगेश को आगे धकेला। हमें ले चलो। बूढ़े आदमी, यह सुरंग कहाँ जाती है? नदी तक, मंगेश ने हाँफते हुए कहा, जितना हो सके उतनी तेजी से लंगड़ाते हुए। यहां से आधा किलोमीटर दूर एक पुराना नाला है। दल संकरे और नम गलियारे से भागा। पानी उनके टखनों तक पहुंच गया, ठंडा और बदबूदार। प्रिया अंधेरे में लड़खड़ा गई, केवल अपने पिता के फोन की रोशनी से निर्देशित। उनके पीछे जासूस रमन की गोलियों की आवाज दूर की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। उसके बाद एक दबी हुई विस्फोट हुआ जिसने दीवारों को हिला दिया। वह क्या था? प्रिया ने रुकते हुए पूछा। जासूस रमन ने प्रवेश द्वार को उड़ा दिया, राजवीर ने बिना मुड़े कहा। हालांकि उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। उसने समय खरीदने के लिए सुरंग को ध्वस्त कर दिया। दौड़ते रहो। वे तब तक दौड़े जब तक कि उनके फेफड़े जलने न लगे। सुरंग अंतहीन लग रही थी, चीखते हुए चूहों और टपकते हुए जंग लगे पाइपों से भरी हुई। अंत में एक धूसर रोशनी देखी, लताओं से ढकी एक धातु की जाली। राजवीर ने अपनी पिस्तौल की बट से जाली को तब तक पीटा जब तक कि वह खुल न जाए। वे खुली हवा में बाहर निकले, एक गीली घास की ढलान से लुढ़कते हुए नदी के किनारे तक। रात बिना चांद के काली थी। वहां मंगेश ने एक आधे सड़े हुए लकड़ी के गोदाम की ओर इशारा करते हुए मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, मेरे पास वहां एक पुराना पिकअप ट्रक छिपा हुआ है। वे वाहन की ओर भागे। यह एक 30 साल पुराना जंग लगा पिकअप ट्रक था, लेकिन जब मंगेश ने चाबी घुमाई तो इंजन एक जोरदार दहाड़ के साथ चालू हो गया। चढ़ो, बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। राजवीर ने प्रिया को यात्री सीट पर धकेला और पीछे के बिस्तर पर कूद गया। ठीक उसी समय जब 2 काली एसयूवी पहाड़ी पर दिखाई दी, झाड़ियों को तोड़ते हुए। चलो, राजवीर ने केबिन की छत पर मारते हुए चिल्लाया। मंगेश ने गैस पर पैर रखा। पिकअप कीचड़ में फिसल गया और एक जंगल की सड़क पर तेजी से भागा। गोलियां टेलगेट से टकराईं, चिंगारियां बिखेर रही थीं। जंगल के माध्यम से एक पागलपन भरी पीछा शुरू हुई। काले वाहन तेज थे, अधिक आधुनिक थे, और उनकी एलईडी लाइटें मंगेश को शीशे के माध्यम से चकाचौंध कर रही थीं। वे हमें पकड़ लेंगे, प्रिया ने पीछे देखते हुए चिल्लाया। राजवीर ने पीछे से पीछा करने वालों के टायरों पर ठंडी सटीकता के साथ गोलीबारी की। काले वाहनों में से एक ने नियंत्रण खो दिया। एक चीड़ के पेड़ से टकराया और आग के गोले में लुढ़क गया, लेकिन दूसरा वाहन अभी भी वहीं था, खतरनाक रूप से करीब आ रहा था। मंगेश, बाईं ओर मुड़ो, राजवीर ने आदेश दिया, पुराने पुल की ओर। पुल टूटा हुआ है, मंगेश ने चिल्लाया। बस करो। मंगेश ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया। पिकअप 2 पहियों पर झुक गया और एक बजरी वाली सड़क पर प्रवेश कर गया। पुराना पुल उनके सामने दिखाई दिया। एक लकड़ी की संरचना जो एक गहरी खाई को पार करती थी। बीच में तख्ते गायब थे। पकड़ो, मंगेश ने अपनी आंखें बंद करते हुए चिल्लाया। पिकअप तेजी से आगे बढ़ा। प्रिया चिल्लाई। वाहन ने पुल के गैप को पार कर लिया। दूसरी तरफ एक क्रूर धमाके के साथ टकराया जिसने सस्पेंशन को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वे उतर गए। पीछा करने वाला वाहन ब्रेक लगाने के लिए बहुत भारी और तेज था। अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन पुल के सड़े हुए तख्ते उसके वजन के नीचे ढह गए। एसयूवी शून्य में गिर गई, खाई के अंधेरे में गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद नदी के पत्थरों से टकराने की आवाज आई। मंगेश ने 1 किमी आगे धुएं के रंग के पिकअप को ब्रेक लगाया। रात की खामोशी उन पर फिर से छा गई, केवल मरते हुए इंजन की आवाज से टूटी। राजवीर पीछे के बिस्तर से उतरा, कीचड़ और बारूद से गंदा, लेकिन सुरक्षित। उसने यात्री का दरवाजा खोला और प्रिया को बाहर निकाला। उसे कसकर गले लगाया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसे चोटों के लिए जांच रहा था। हाँ, प्रिया ने अनियंत्रित रूप से कांपते हुए कहा। पिताजी, वे कौन थे? वे हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? राजवीर ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ टूटे हुए पुल को देखा। वे हमसे नफरत नहीं करते प्रिया, वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। वे पेशेवर भाड़े के सैनिक हैं। भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने के लिए किसके पास पैसे हैं? मंगेश ने पिकअप से उतरकर और अपने पैर पर झुकते हुए पूछा। राजवीर ने अपना फोन निकाला। वह टूट गया था। उसने उसे गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। मेरे सर्कल से कोई, राजवीर ने कहा, कोई जो जानता था कि हम गोदाम में थे। केवल 3 लोग जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं। जासूस रमन, तुम और मेरे वकील प्रताप। जासूस रमन? प्रिया ने पूछा। उसने हमारे लिए खुद को बलिदान कर दिया।
तो फिर प्रताप बचा है। राजवीर ने ठंडे गुस्से से चमकती आंखों से कहा। या कोई और ऊंचा चा, कोई जिसे 23 साल पहले तुम्हारी मां की मौत से फायदा हुआ हो। अब हम क्या करें? प्रिया ने पूछा। हम तुम्हारे पेंट हाउस वापस नहीं जा सकते। उन्हें पता चल जाएगा कि हम वहां हैं। नहीं, राजवीर ने कहा, हम आधिकारिक तौर पर मर चुके हैं, कम से कम आज रात के लिए। मंगेश, तुम कोई सुरक्षित जगह जानते हो? बिना कैमरे के, बिना तकनीक के कोई जगह? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे उत्तर में 20 किमी दूर एक परित्यक्त खेत के बारे में पता है। कोई भी वहां नहीं जाता है। यह एक पुराने दोस्त का था जो कई साल पहले मर गया था। हमें वहां ले चलो, राजवीर ने कहा। कल हम एक युद्ध शुरू करेंगे, लेकिन आज रात मुझे अपनी बेटी को सोने की जरूरत है। वे फिर से टूटे हुए पिकअप में चढ़ गए। जैसे ही वे पेड़ों की आड़ में दूर चले गए, प्रिया ने अपना सिर अपने पिता के कंधे पर टिका दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे जानलेवा खतरे में महसूस हुआ, लेकिन पहली बार उसने वास्तव में सुरक्षित महसूस किया। परित्यक्त खेत ठंडा और शांत था। राजवीर ने एक लात से मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और वे अंदर चले गए। बिजली नहीं थी, लेकिन टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। आग मत जलाओ, राजवीर ने चेतावनी दी। अगर उनके पास हमें ढूंढने के लिए उपग्रह हैं, तो एक गर्मी का संकेत हमें धोखा देगा। प्रिया एक धूल भरी कुर्सी पर बैठी खुद को गले लगा रही थी। पिताजी, आपने कहा था कि प्रताप जानता था कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन वह आपका वकील है। वह आपको क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि प्रताप तुम्हारी मां के ट्रस्ट फंड का प्रबंधन करता है, राजवीर ने अपनी बंदूक की जांच करते हुए कहा। अगर कृतिका और उसके उत्तराधिकारी मर जाते हैं, तो शेयरों का पूरा नियंत्रण निदेशक मंडल के पास चला जाता है। प्रताप 23 साल से मेरे शेयरों के साथ खेल रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और अब मैं आ गई हूं। प्रिया ने समझा, और खेल खत्म हो गया है। अचानक मंगेश, जो खिड़की पर पहरा दे रहा था, ने एक तेज हरकत की। मिस्टर सिंह, यहां आओ। यह देखो। राजवीर पास आया। दूरी में जिस कच्ची सड़क से वे आए थे, उस पर धीरे धीरे कारों की रोशनी आ रही थी। वे हमारा पीछा कर रहे हैं, मंगेश ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन कैसे? हमने फोन फेंक दिए थे। राजवीर ने प्रिया को देखा, फिर मंगेश को। वह बूढ़े आदमी के पास गया और उसने जो चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, उसे छीन लिया। अरे, मंगेश ने विरोध किया। राजवीर ने जैकेट को टटोला, अपनी जेब से एक चाकू निकाला और कॉलर में कपड़े को फाड़ दिया। एक छोटी काली धातु की डिस्क फर्श पर गिर गई। ट्रैकर, राजवीर ने कहा। उसे अपने बूट से तब तक कुचला जब तक कि वह नष्ट न हो जाए। उन्होंने इसे सालों पहले गोदाम में लगाया था। मंगेश, वे तुम्हें इतने सालों से देख रहे थे, किसी के पूछने आने का इंतजार कर रहे थे। हम घिर गए हैं, प्रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। 3 काली गाड़ियों ने घर को घेर लिया था। राजवीर ने प्रिया को अपनी बंदूक दी। तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं, उसने कांपते हाथों से कहा। इसे निशाना बनाओ, और अगर कोई उस दरवाजे से गुजरता है तो ट्रिगर खींचो, राजवीर ने कहा। मंगेश, पिछला दरवाजा बंद करो। मैं बाहर जा रहा हूं, वे तुम्हें मार डालेंगे, प्रिया चिल्लाई। नहीं, राजवीर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वे चाहते हैं कि मैं बाहर आऊं। प्रताप यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मैं मर जाऊं, और मैं उसे उसकी जिंदगी का आश्चर्य दूंगा। राजवीर हाथ ऊपर उठाकर सामने के दरवाजे से बाहर निकला। कारों की रोशनी उस पर पड़ी। प्रताप, राजवीर ने अंधेरे में चिल्लाया, मुझे पता है कि तुम वहां हो। चलो इसे खत्म करते हैं। एक आकृति बीच की कार से उतरी। प्रताप, एक साइलेंसर वाली बंदूक पकड़े हुए खेत के बीच में भी उत्तम। यह व्यक्तिगत नहीं है राजवीर, वकील ने कहा, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय है, और तुम्हारी बेटी 1500 करोड़ रुपए का एक ढीला सिरा है। उसे व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं पता। राजवीर धीरे धीरे उसकी ओर चलते हुए बोला, उसे जाने दो, बस मुझे मार डालो। प्रताप हंसा। ओह राजवीर, तुम हमेशा भावुक रहते हो। उन सबको मार डालो। इससे पहले कि प्रताप आदेश पूरा कर पाता, हवा में इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक काला हेलीकॉप्टर पेड़ों के पीछे से निकला। लेकिन आपको दोनों सप्ताह पाप की आपको पहले रहते हो, नीचे उड़ रहा था। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने भाड़े के सैनिकों को रोशन कर दिया। पुलिस। हेलीकॉप्टर के लाउडस्पीकर से एक गड़गड़ाती आवाज आई, अपने हथियार गिरा दो। प्रताप ने भ्रमित होकर आकाश को देखा। यह क्या बकवास है? पेड़ों की कतार से दर्जनों सामरिक एजेंट बाहर भागे, भाड़े के सैनिकों को घेरते हुए।
उनके सामने बंधी हुई बाह और जले हुए कपड़ों के साथ जासूस रमन खड़ा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बॉस, जासूस रमन ने प्रताप पर अपनी बंदूक तानते हुए चिल्लाया। प्रताप ने अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन राजवीर तेज था। उसने वकील पर छलांग लगाई, उसे झबड़े पर एक क्रूर मुक्के से गिरा दिया। अगली सुबह प्रताप टावर का बैठक कक्ष खचाखच भरा था। सभी महत्वपूर्ण शेयरधारक मौजूद थे, घबराकर फुसफुसा रहे थे। प्रताप फटे होठों और हथकड़ी पहने हुए पुलिस की निगरानी में एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन बैठक रद्द नहीं हुई थी। बोर्ड के अध्यक्ष बंसल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी हथौड़ी से मेज पर मारा। कृपया शांत हो जाइए। पिछली रात की घटना और श्री प्रताप की गिरफ्तारी के कारण हमें कंपनी का पुनर्गठन करने के लिए तुरंत मतदान करना होगा। मैं राजवीर सिंह को मानसिक रूप से अक्षम घोषित करने और पूर्ण नियंत्रण लेने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, एक अन्य भ्रष्ट शेयरधारक ने कहा। 1 मिनट रुको। बैठक कक्ष के दोहरे दरवाजे जोर से खुले। राजवीर सिंह अंदर आया, साफ सुथरा, दाढ़ी बना हुआ और एक नया सूट पहने हुए जो शक्ति का संचार कर रहा था। लेकिन वह अकेला नहीं आया था, उसके बगल में प्रिया चल रही थी। उसने अब सफाई कर्मी की वर्दी या उधार के कपड़े नहीं पहने थे। उसने एक सफेद सूट पहना हुआ था, सिर ऊंचा, और उसकी मां का लॉकेट उसकी गर्दन पर चमक रहा था। तुम अपने ही अंतिम संस्कार में देर से आए हो? बंसल ने राजवीर का मजाक उड़ाया, हालांकि उसका चेहरा पीला था। तुम्हारे पास यहां कोई आवाज नहीं है। प्रताप के पास तुम्हारी शक्ति है। प्रताप हत्या के प्रयास के लिए जेल जाएगा, राजवीर ने एक फाइल मेज पर फेंकते हुए कहा। और मेरी शक्ति छीन ली गई है, लेकिन मैं मतदान करने नहीं आया हूं। मैं इस कंपनी के बहुमत के मालिक का परिचय कराने आया हूं। राजवीर ने प्रिया की ओर इशारा किया। सज्जनों, मैं आपको ज्योति प्रताप से मिलवाता हूं, मेरी बेटी और कृतिका प्रताप की सार्वभौमिक उत्तराधिकारी। पूरे कमरे में हैरान फुसफुसाहटें फैल गईं। ये झूठ है, बंसल चिल्लाया। कृतिका बिना बच्चों के मर गई। लड़की एक धोखेबाज है, वह एक रेस्टोरेंट की सफाई कर्मी है। प्रिया, अब ज्योति आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। मैं कृतिका की बेटी हूं, उसने बंसल की आंखों में देखते हुए कहा। और मेरे पास डीएनए सबूत हैं, उस आदमी की गवाही जिसने मुझे बचाया, और वह हार जो मेरी मां ने पहनी थी जब तुमने उसे सड़क से हटाने का आदेश दिया था। मंगेश, राजवीर ने बुलाया। बूढ़ा आदमी साफ सुथरे और नए कपड़ों में जासूस रमन के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उस रात श्री बंसल को उन लोगों को भुगतान करते देखा था। मंगेश ने अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुए विश्वासपूर्वक झूठ बोला। मैंने उसे दुर्घटना से 2 घंटे पहले एक सड़क के किनारे के ढाबे की पार्किंग में देखा था। यह एक झांसा था, लेकिन यह काम कर गया। बंसल घबरा गया। मैं वहां नहीं था, बंसल चिल्लाया। प्रताप ने सब कुछ व्यवस्थित किया था। उसने कहा कि वह ब्रेक का ध्यान रखेगा। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। बंसल ने अपना मुंह ढक लिया, यह महसूस करते हुए कि उसने अभी अभी कबूल किया है। जासूस रमन मुस्कुराया और अपना फोन उठाया जो रिकॉर्ड कर रहा था। पुष्टि के लिए धन्यवाद श्री बंसल, आपको हत्या की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमरे में दाखिल हुई। बंसल ने खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसका रास्ता रोक दिया। यह खत्म हो गया है, राजवीर ने कहा। मेरा परिवार वापस आ गया है और तुम बाहर हो। बंसल और प्रताप के गिरफ्तार होने के साथ कंपनी में अराजकता जल्दी से शांत हो गई। प्रताप परिवार की खोई हुई बेटी की वापसी की खबर सभी राष्ट्रीय समाचारों पर हावी हो गई। अध्यक्ष के कार्यालय में राजवीर ने 2 गिलास पानी डाला। ज्योति बड़ी खिड़की के सामने खड़ी थी, उस शहर को देख रही थी जो अब उसके पैरों के नीचे था। तुम ठीक हो? राजवीर ने गिलास देते हुए पूछा। यह बहुत तीव्र है, उसने पानी स्वीकार करते हुए स्वीकार किया। 3 दिन पहले मैं फर्श पोंछ रही थी और किराए का भुगतान करने की चिंता कर रही थी। अब मेरे पास इस शहर का आधा हिस्सा है। पैसा तुम्हें नहीं बदलता, राजवीर ने कहा। यह केवल यह बढ़ाता है कि तुम वास्तव में कौन हो, और तुम बहादुर हो ज्योति, मुझसे ज्यादा बहादुर। मैं काम और दर्द के पीछे छिप गया। तुमने अकेले दुनिया का सामना किया। किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह मंगेश था। वह अपने नए कपड़ों में असहज लग रहा था, अपने हाथों में एक टोपी के साथ खेल रहा था। मिस्टर सिंह, मिस ज्योति, मैं अलविदा कहने आया हूं। अलविदा? ज्योति ने अपना गिलास नीचे रखा और उसके पास गई।
आप कहाँ जा रहे हैं? शहर मेरे लिए नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, मिस्टर सिंह ने मुझे एक बगीचे और एक कुत्ते के साथ देहात में एक घर की पेशकश की है। यह उससे कहीं ज्यादा है जिसका मैं हकदार हूं। आप दुनिया के हकदार हैं मंगेश, ज्योति ने उसे गले लगाते हुए कहा। आपने मेरी जान 2 बार बचाई, एक बार जन्म के समय और एक बार कल रात। मैं सिर्फ अपना वादा निभा रहा था, मंगेश ने नम आंखों से कहा। तुम्हारी मां को गर्व होता, तुम्हारे पास उसकी आग है। राजवीर पास आया और मंगेश का हाथ मिलाया। कार नीचे है, यह तुम्हें जहां भी तुम जाना चाहते हो वहां ले जाएगी। और मंगेश, धन्यवाद। जब बूढ़ा आदमी चला गया तो ज्योति अपने पिता की ओर मुड़ी। अब हम क्या करें पिताजी? राजवीर मुस्कुराया और 23 सालों में पहली बार उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंची। अब हम जीते हैं, हम खोए हुए समय की भरपाई करते हैं, लेकिन पहले हमें एक जगह जाना है। कृतिका को उसकी बेटी से मिलवाने के लिए राजवीर ने कहा। आधिकारिक तौर पर प्रताप परिवार का कब्रिस्तान शांत था। पुराने बरगद के पेड़ों ने सफेद संगमरमर के मकबरों पर छाया डाली। दिन उज्जवल था, उस तूफान से बहुत अलग जिसने उनके जीवन को इतने लंबे समय तक चिह्नित किया था। राजवीर और ज्योति हाथ में हाथ डाले मुख्य मकबरे तक चले। मकबरे पर केवल कृतिका प्रताप प्रिय पत्नी लिखा था। ज्योति घास पर घुटनों के बल बैठ गई, ठंडे संगमरमर को छू रही थी। नमस्ते मां, उसने फुसफुसाया। यह मैं हूं, मैं ज्योति हूं। राजवीर पीछे खड़ा रहा, उन्हें एक निजी क्षण दे रहा था, लेकिन ज्योति ने उसे पास आने का इशारा किया। मुझे बहुत खेद है कृतिका, राजवीर ने एक टूटी हुई आवाज में कहा। माफ करना, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि हमारी बेटी जीवित है। वह जानती थी, ज्योति ने अपने लॉकेट को छूते हुए कहा। उसे पता था कि पिताजी मुझे ढूंढ लेंगे, इसीलिए उसने मुझे यह दिया ताकि घर का रास्ता रोशन हो। ज्योति ने लॉकेट उतारा और उसे धीरे से मकबरे पर रख दिया। मैं इसे वापस देती हूं मां, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है? नहीं, राजवीर ने हार उठाते हुए और उसे अपनी बेटी की गर्दन में वापस डालते हुए कहा। वह चाहती थी कि तुम इसे पहनो। यह इस बात का प्रतीक है कि प्यार मौत से परे रहता है। यह इस बात का प्रतीक है कि प्रताप परिवार कभी हार नहीं मानता। ज्योति ने आंसू बहाते हुए सिर हिलाया, लेकिन मुस्कुरा रही थी। वह खड़ी हुई और अपने पिता को देखा। मेरे पास एक विचार है, उसने कहा। मैं अपनी विरासत के पैसे से मेरे जैसे बच्चों के लिए एक फाउंडेशन खोलना चाहती हूं, जो बच्चे खो गए हैं और जिन्हें ढूंढने की जरूरत है, और मैं चाहती हूं कि आप इसका नेतृत्व करें। राजवीर ने उस मजबूत और प्यार करने वाली महिला को देखा जो उसकी बेटी बन गई थी। यह एकदम सही लगता है, उसने कहा। फाउंडेशन का नाम क्या होगा? ज्योति ने अपनी मां के मकबरे को देखा, फिर उसकी छाती पर लॉकेट। कृतिका फाउंडेशन, उसने कहा, ताकि किसी को भी घर खोजने के लिए 23 साल इंतजार न करना पड़े। पिता और बेटी सुनहरी शाम की रोशनी में गले मिले। अतीत के भूत आखिरकार शांति से आराम कर रहे थे। एक उज्जवल और आशा से भरा भविष्य उनके सामने फैला था। और ज्योति की गर्दन पर वह लॉकेट एक बार फिर से चमक उठा, उस खोई हुई महिला की एक शाश्वत झिलमिलाहट की तरह जो अंततः जीत गई थी।